देखिए, मुझे नहीं पता कि बच्चे किस इमोशंस और फेस के साथ तैयारी करते हैं, लेकिन जितना मैं कुछ बच्चों को जाना और कुछ बच्चों को समझाया मैंने इस फील्ड में आने के बाद, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारियों से लड़ते हुए और खुद को उन परिकल्पनाओं से दूर रखते हुए लगातार मेहनत करते हुए उस मुकाम तक पहुंचते हैं और हासिल करते हैं। गजेंद्र मेरे पास आवाज आए थे इंटरव्यू के टाइम पे, और इंटरव्यू के फेस के टाइम इन्होंने आके बोला, सर मेरे को तैयारी करनी है इंटरव्यू के लिए। अभिधान लॉ अकेडमी अपनी संस्था, बच्चा किसी भी स्टेज पर आए, प्री मेंस इंटरव्यू, उसको तैयारी मैंने पूरी करवाई। मेरे पास जो भी बच्चा आता है, वो गजेंद्र हो या कोई भी, हर एक बच्चे के सबसे पहले मैं जानता हूँ कि उसका क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है, क्या डिटेल रही है, घर में कौन कौन है। एंड आफ्टर लिसनिंग ऑल द स्टोरी फ्रॉम हिम, मैंने से बोला कि देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही वाज लिटिगेटिंग एट जोधपुर डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट, जो पहले पुराना वाला हाई कोर्ट था। और रात को जब मैंने इनका इंटरव्यू शेड्यूल किया 5:30-6 बजे का, तो इन्होंने बोला सर मैं थोड़ा 2 घंटे बाद आ पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। आप 8 बजे हमने दोबारा इंटरव्यू शेड्यूल करवाया। मैंने इनसे पूछा कि क्या रीजन रहा कि इंटरव्यू क्यों नहीं शेड्यूल हुआ टाइम से, तो इन्होंने कहा कि सर कोर्ट था मेरा, तो मैं अभी फ्री हुआ हूँ। मैंने कहा ठीक है। और इन्होंने, मुझे याद है, इन्होंने कार के अंदर बैठ के वो इंटरव्यू दिया था, याद है आपको? और इंटरव्यू के बाद आई सेड कि हाँ आपका निकल जाएगा, यू हैव वेरी गुड प्रिपरेशन, और कंसेप्चुअल साउंड क्वालिटी सब अच्छा है, और कुछ जहाँ थोड़ा सा लेक्यून आता वो थोड़ा सा बता के ठीक किया। आई सेड कि थोड़ा सा प्रैक्टिस पे आप क्यों फोकस नहीं करते? देन ही रिप्लाइड कि सर आई हैव नो फादर, एंड जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, बहनों की शादी की भी शायद बात बताई थी आपने कि सिस्टर्स भी हैं आपके उस टाइम पे। अब यूजुअली जब एक स्टूडेंट उस प्रेशर में लेके प्रिपरेशन के मोड में चला जाता है, और ये ना अगर इन्होंने एग्जाम्स पूरा क्रैक किए थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और ये जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन, ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, ये सिर्फ 6 महीने का फेस नहीं होता है, याद रखना। तुम्हें क्या लगता है कि जब वैकेंसी आती तब बच्चा नहीं पढ़ता है? बच्चा तब से पढ़ रहा है, आज के 1.5 साल बाद वैकेंसी आएगी, बच्चा अभी भी पढ़ रहा है। तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन जो आप तैयारी करते हैं, जिस चीज के लिए आप संघर्ष करते हैं, वो इस मुकाम के लिए करते हैं। हमेशा अपनी मेहनत और कुछ जारी रखिए, परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो। कभी भी आपको लगता है कि कंडीशंस मेरे अप्रोच में नहीं है, कंडीशंस मुझे फेवर नहीं कर रही, हमेशा एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, जो मुझे इन्होंने दिखाया। और जब रिजल्ट आया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि उसका कोई वो पहलू नहीं होता। बच्चे बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे जज बनते हैं, लेकिन वो बच्चे जो हर विषम परिस्थिति से लड़ते हुए उस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनके लिए एक अलग सम्मान होता है हमेशा। अमित, एंड दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते और माफ़ी, थोड़ा आप लोगों को इंतज़ार करवा दिया, और थैंक यू सो मच सर ये मंच देने के लिए। सर कहते हैं ना कि अगर आपकी सोच अच्छी होती है, नीयत अच्छी होती है, तो ऊपर वाला भी मदद करता है। तो 2014-15 एक ऐसा साल था मेरे लिए कि जब मेरे फादर साहब की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, तो थोड़ा बहुत संभाला खुद को, फिर लॉ में एडमिशन लिया, और 18 में मेरी लॉ कंप्लीट हो गई थी। 2021 के अंदर LLM कंप्लीट हुई है, एंड साथ ही साथ में PGDCL डिप्लोमा साइबर लॉ के अंदर। तो ये तो मेरा एकेडमिक है। अभी रिसेंटली मैंने एक एडमिशन लिया है PhD के अंदर। तो PhD का माने नहीं सर, नहीं सर सीरियसली नहीं, देखो सीरियसली, तो PGDCL का डिप्लोमा किया है, बस ये मेरा एकेडमिक है। ये शुरुआत सर फादर साहब की जब डेथ हुई थी, पापा का एक सपना था, उसको मैंने एक आगे बढ़ाया था कि जितनी भी अपनी आर्थिक कह सकते हैं ना कि हैसियत होती है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने, पापा ने मतलब 9 लड़कियां गोद ले रखी थी। तो जैसे कन्यादान होता है ना, जैसे अपन कन्या जीवन कराते हैं, तो उन्होंने ले रखा था, बस उसी को आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि अब सबको देखना था। और मेरी खुद की सिस्टर है और एक भाई है छोटा, तो उनकी सब कुछ जिम्मेदारी पापा ने ले रखी थी, तो वही सब कुछ मैं देख रहा हूँ। तो एक अच्छी नीयत से स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, क्योंकि इससे फाउंडेशन अच्छी हो जाती है और एक स्टेबिलिटी हो जाती है, और एक समाज में एक ऐसा ओहदा मिल जाता है कि अपन और अच्छे से काम कर सकते हैं। रिजल्ट आया था, रिजल्ट के साथ साथ मैंने एक और वादा किया था ऊपर वाले से कि ऊपर वाले अगर ये सिलेक्शन हो गया, रैंक से मतलब नहीं है इस एग्जाम के अंदर, तो मैंने कभी रैंक मांगी भी नहीं ऊपर वाले से। मैंने कहा बस अगर 222 है तो एक सेट करा देना कहीं पर भी, क्योंकि इसमें रैंक का जेनुअनली कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको डिपार्टमेंट अलग मिलते हैं, पोस्ट अलग मिलती है, बट यहाँ ऐसा फर्क नहीं पड़ता।
तो अब मेरा ऐसा मन है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर 9 लड़कियों का, मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना, आर्थिक रूप से या किसी भी तरीके से फाउंडेशन से आरजेस बनाना चाहता हूँ मेरी लाइफ के अंदर। मतलब मैं बहुत स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, एपीओ जेएलओ नहीं, आरजेएस, है ना, अदर जुडिशरी भी नहीं, आरजेएस। अदर जुडिशरी उनका सेकंड प्लान जरूर हो सकता है, बट मेरा मान है कि 9 लड़कियों को मैं अब जैसे हो तो गया है, कुछ लोग मेरे टच में भी आए, तो 9 लड़कियां, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या कुछ भी हो, चाहे वो एलएलबी फर्स्ट ईयर से हो, चाहे कहीं पर भी हो, आरजेएस बनाने का मैंने मतलब ऊपर वाले से वादा किया है। तो ये एक अच्छी नीयत से स्टार्ट किया था पापा ने, फिर वही सारी सब कुछ मेरे में आया। तो अब एक वो कहते हैं ना अच्छी नीयत, तो कहीं ना कहीं इस बार ऐसा भी हुआ, सर से मुलाकात हुई, क्योंकि मेरा इंटरव्यू, जिन लोगों को लगता है गलती से भी कि प्री की अपनी अप्रोच है, मेंस लिख लो और आपका इंटरव्यू हो गया, ऐसा नहीं है। मेंस और इंटरव्यू कलेक्ट होके एक ऐसे आपको स्कोर देता है जो आपको या तो मेरिट्स के इन कर सकता है या आउट कर सकता है, और साथ ही साथ में रैंक पे भी ले जा सकता है अगर आपका मेंस भगवान की दुआ से बहुत अच्छा गया है अपनी तरफ से। ये एक पार्ट होता है, एग्जामिनर ने, कॉपी चेक करने वाले पर्सन ने उसी ईमानदारी से, उसी इंटेंशन के साथ, जिस इंटेंशन से आपने वो आंसर लिखा था, अगर वो चेक हो गया तभी तो कोई मतलब, नहीं तो क्या मतलब है। तो ये सब कुछ सच में मुझे ऐसा लगता है कि संजोग से होता है कि आपने अपना पेपर भी अच्छा लिखा। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि आप क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्योंकि वहाँ तो बहुत मिली सेकेंड्स मिलते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर लिखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि पिछली बार 35A CPC पूछा गया था, वो मिली सेकेंड के अंदर ना जाने कितनी बार सर 35A पढ़ा, लेकिन उस मिली सेकेंड में डीम कर लिया मैंने 35B, तो 1.5 से मेरा लास्ट सिलेक्शन हो नहीं पाया, और वो 3 नंबर का सवाल था। आज 35A पूरा लाइन टू लाइन लिख देता, बट वो डीम कर लिया 35B। तो इसके और भी कई कारण रहे होंगे, जैसे नींद की कमी या कोई प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या संजोग जिसे कहते हैं। लेकिन इस बार सर से मिलना, और तो कह रहा हूँ ना, इंटरव्यू की वाली जो बात, इंटरव्यू में नंबर मुझे डिसेंट नंबर आए 20 सर, इस टाइम को देखते हुए 20 बहुत डिसेंट नंबर मानता हूँ मैं। तो 2-3 जगह की कमी थी, जैसे कि रिसेंट केस लॉस के ऊपर, तो सर ने शायद पूरे ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ दी थी। लिटरली मुझसे 3 सवाल पूछे गए थे जजमेंट राइटिंग के ऊपर विद ब्रीफ फैक्ट्स, वो तीनों उस पीडीएफ में थे, और तीनों सर ने मुझसे मॉक इंटरव्यू में पूछे थे। अब पता नहीं उनको भविष्य दिख रहा था कि क्या सीन है, लेकिन वो 3 केस, क्योंकि जब ऑनरेबल जस्टिस केस लॉस पूछते हैं, हमारे लिए जैसे बैरेक्ट है ना, उनके लिए वो केस लॉस है। जितना अपन बैरेक्ट के करीब रहते हैं, वो केस लॉस के करीब रहते हैं। अगर उनको वो आंसर मिलता है तो एक इंप्रेशन मुझे लगता है कि अच्छा रहता है। और आप केस लॉस में बोले सर सॉरी सर, बैरेक्ट तो पढ़ के गए, केस लॉस में नहीं करा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो वो एक अच्छा स्कोर रहा, और कहते हैं ना कि वो जो उनके चेहरे पे जो चमक आई कि अच्छा आपने फैक्ट्स के साथ भी बता दिया, तो मुझे भी लगा कि सही दिशा में जा रहा है, चलने दो। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मैंने कहा अब अगर दूसरा सवाल आएगा तो इसी जो इम्पैक्ट डाला हुआ है उसमें वो निपटा देंगे उसको, क्योंकि ऐसा बहुत बहुत दिक्कत होती है कि क्योंकि जीके भी पूछते हैं ना, तो अब जीके का तो आप लोगों को पता अपने सिलेबस में है नहीं, तो एक जब अच्छा चले जाता है ना, पता है इसी के अंदर डाल देंगे, कहीं ना कहीं सेट कर लेंगे, तो वो रहता है। तो इंटरव्यू बहुत स्मूथ गया मेरा। मेंस तो मैंने मेहनत करी थी 18 से, तो उसकी एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बनी हुई थी। तो वो जो टाइम और स्पेस के साथ जिस तरीके से खेला जाता है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता था, उस पर बहुत मेहनत करी थी। क्योंकि सर से मिलना तो मेरा इंटरव्यू में हो पाया था, लेकिन जनरली ये रैंक और बूस्ट हो सकती थी, और ऊपर जा सकती थी अगर मेंस में मुझे सर के बारे में पता होता। क्योंकि मेरी जो 24 आवर्स है ना, वो इस तरीके से डिवाइड है कि सर सीरियसली कई बार लंच छूट जाता है, कई बार डिनर छूट जाता है, तो किसी एक जगह पर बैठ के मैं पढ़ नहीं पा रहा था, या पढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ अफेक्ट होती है ना। तो अगर मुझे पता होता तो सीरियसली मैं ऑनलाइन चाहे रिकॉर्डेड देखता, चाहे रात को 2-3 बजे देखता, लेकिन डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा मैं पक्का देता, तो रैंक ऑब्वियसली बुस्ट होती। बट कहीं ना कहीं ये पता था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट एक होता है ना कि प्रमोशन जल्दी मिलता। अब लालच क्या है प्रमोशन का, और तो कोई है नहीं। ऐसा तो है नहीं इसमें कलेक्टर अलग बन रहे हैं, एसडीएम और तहसीलदार अलग, इसमें तो सारे जज है, चाहे फर्स्ट पे हो या 222 पे हो। अब बस ये रहता है अब कि प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी है सर मेरी जर्नी। इसके अलावा इसके अंदर वो सब कुछ उतार चढ़ाव आए हैं, सब कुछ हुआ है। मतलब अभी नए रिश्तेदार भी पैदा हुए, उनकी भी खुशी मना रहा हूँ। कुछ मौजूदा रिश्तेदार मर गए थे एक टाइम, वो भी देख वापस रहा आ हूँ, गए। वो भी आ गए, साक्षात आ गए। तो सबकी, जैसा आप लोगों की लाइफ में अच्छा बुरा होता है, वैसे मेरी भी लाइफ में अच्छा बुरा हुआ। लेकिन 2 कोट जो मुझे क्या कह सकते हैं बैकबोन है मेरे लिए।
अब कोटेशन आज के टाइम में तो मुझे लगता है कि क्यों बता रहे हो, सुबह उठते हम व्हाट्सएप खोलते हैं, स्टेटस पे कोई 50 कोटेशन मिलती है, बिल्कुल सही, मेरे साथ भी होता है, लेकिन बहुत पता नहीं क्या कह सकते हैं, इसको एकदम इनबिल्ड हो गई है मुझके अंदर। सबसे पहले कि अगर कभी भी आप लोगों को लग रहा है कि अब नहीं हो रहा, होगा ऐसा, लंबी जर्नी है ना, पोस्ट भी तो कितनी बड़ी है, तो कुछ तो त्याग मांगेगी, समय जा रहा है, एनर्जी जा रही है, हो सकता है कि बैक में दिक्कत हो रही हो, कमर में दिक्कत हो रही है, सॉरी गर्दन पे दिक्कत हो रही है, तो ये तो होगा। तो उसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, कभी भी थक जाओ, हार जाओ, मैंने शुरू क्यों किया था, इसका जवाब लेना, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे और एक नई एनर्जी आएगी और वापस आप स्टार्ट करोगे। कभी अगर एक कदम पीछे भी लेना हो ना, जैसे कि रेगुलर बोला हुआ है कि आपको ये काम करना है, बट नहीं होता, क्योंकि बॉडी की भी एक लिमिटेशन होती है। एक दो दिन का ब्रेक लेना कोई गलत बात नहीं है, इसे अपन कह सकते हैं रिकवरी। एक दो दिन रिकवरी कर लो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता लो, या अपने मनपसंद दोस्तों के साथ घूम लो, या कहीं पर सोलो ट्रिप मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बैक लेना कभी भी गलत नहीं होता। कभी भी आप सोच रहे हो ना कि 2 दिन का अगर बैक ले लिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, और नई एनर्जी के साथ आओगे। तो ध्यान रखना और खुद से जरूर सवाल पूछना है कि मैंने ये शुरू कब क्यों किया था। दूसरी बात जो अभी इन दिनों मुझे बहुत ज्यादा फील करवा रही है और एक धरातल पर रखने के लिए एक वो कहते हैं ना पेपर वेट की तरह काम कर रही है, कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो दुख हो या आपकी खुशी हो। तो ये जो भी चल रहा है ना, ये कहीं सर पे ना चढ़ जाए, तो ये कोटेशन मुझे संभाल के रख रही है। और जो बीच बीच में थोड़े अप एंड डाउन आए थे, तब भी ये कोटेशन संभाल के रख रही थी कि कुछ भी नहीं है, कुछ टाइम की बात है, ये चल रहा है और सब अच्छा भी होगा। यही है मेरी पूरी जिंदगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को स्टडी प्री से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी पूछना, आप प्लीज पूछ सकते हैं। एकदम डिटेल में जो मैंने किया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, वही मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। कहने को तो मैं भी कह दूं कि यार यही है सब कुछ, 15-16 घंटे पढ़ना चाहिए, 4 घंटे सो लो। मनपसंद मूवी, मनपसंद खाना, क्या आप रेगुलर 7 दिन भी कर सकते हो क्या? 7 तो बहुत दिन बोल दिया, 3 दिन भी नहीं कर सकते। पढ़ाई तो एक ऐसी चीज है, आप सब लोगों को पता ही है, पढ़ाई इसी में जवाब मिल जाता है। तो आप लोग खुद समझदार हो और आप लोग तो अधिवक्ता हो, पता है ना, समाज की एक अलग धारा में आप लोग लॉ ग्रेजुएट तो सभी है, तो आप लोगों को कौन बेवकूफ बना सकता है। आप लोग सब समझते हैं कि बॉडी की अपनी लिमिटेशन होती है, माइंड की अपनी लिमिटेशन होती है। 4 घंटे सो के साल भर तक आप लोग कर सकते हो? मूवी नहीं देख सकते, कहते हैं बिंज वॉच, वो नहीं होता। अगर आपने 7 घंटे अगर मूवी देख ली, ऑटोमेटिकली नींद आएगी, तो पढ़ाई कैसे हो सकती है ना। तो जो चीज मैंने की है प्री मेंस इंटरव्यू में, 3 साल का एक्सपीरियंस है। आप लोग जो पूछना चाहते हैं प्लीज पूछें। पूछिए, प्री का पूछिए, मेंस का पूछिए। जी सर, आप बैठ जाओ प्लीज। जैसे कि अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो मेरे को भी जैसे डेली बेसिस पे कैसे अपने पढ़ाई को शेड्यूल करनी चाहिए? जो एलएलबी के अंदर है, अब वो फर्स्ट सेकंड ईयर या अपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में, उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आपने आरजेएस का प्लान कर रखा है, तो आरजेएस की पीवाईक्यू की एक बंच अलग से रेडी रखो। उसके अंदर आपके एलएलबी के अंदर जो जो आ रहा है, जैसे कि अभी सेकंड ईयर में एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपका सीआरपीसी आ रहा है और सीपीसी आ रहा है और एविडेंस आ रहा है, तो ये तो आरजेएस का सिलेबस है। तो इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं उनको आप देखो, क्योंकि वही कहीं ना कहीं आपके कॉलेज के एग्जाम के अंदर काम आएंगे। साथ ही साथ में जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो बैरेक जरूर पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपको रखनी चाहिए कॉलेज की, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। बट बैरेक को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पूछिए। ये जब आप 5 साल या 3 साल कॉलेज में होते हो, तो आप सोशल थोड़े ज्यादा हो जाते हो, कॉलेज लाइफ होती है, इस तरह से इसका नेचर होता है सोशल होता है जी, तो उसके बाद मतलब इन सब चीजों को सोचते कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? सपने जो देखे हैं ना आपने, वाई यू स्टार्टेड, क्यों शुरू किया था? लेकिन एक मतलब जुड़ाव जो चारों तरफ होता है ना, हाँ वो भी तो आपको किसी भी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा करना कि आज वहां जाना है, आज वो करना है, जी, आज करना है। मैं समझ गया आपका सवाल, लेकिन आप अगर देखोगे ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे और मतलब कह रहा हूँ हर एक चीज में, चाहे जेंडर हो, चाहे आपकी वर्क प्रोफाइल हो, सब पे मैटर करता है। आज जैसे कि कोर्ट के अंदर भी आप देखते हो, काम भी कर रहे हैं, लेकिन कैंटीन का भी एक अपना टाइम है। अगर आप अपनी हेल्थ का अगर टाइम दे रहे हो, तो वो वर्कआउट का भी एक टाइम है। तो सोशल तो आप हो गए, आप सोशल एनिमल हो, बस तो सकते नहीं हो। आप सोच रहे हो कि मैं कैसे कट जाऊं, कटने से ज्यादा मैं बोलूंगा कि किस तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हो टाइम को। वो पर्सन टू पर्सन रहने वाला है कि आपकी 24 घंटे को आप एक पेपर में डाल लिखो। मैं एक एमबीए मेरे भैया है, उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार फार्मूला बोला था। एक सर्कल बनाना है, जो भी लाइफ में चल रहा है, आपको समझ नहीं पा रहे मुझे करना क्या है,
जो जो चीज़ें ईमानदारी से आप कर सकते हो सर्कल के अंदर लिखनी है, जो नहीं कर सकते हो सर्कल के बाहर लिखनी है। तो जो कर सकते हो उसको करो, जो नहीं कर सकते छोड़ो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। तो जो दोस्त इंपॉर्टेंट है, जिस जगह पर टाइम देना इंपॉर्टेंट है, उसको अंदर रखो, उसको दो एग्जीक्यूट करो, जो बाहर छोड़ो। 1 साल के बाद सब लोग अपने पास आएंगे कि भैया भैया मैं, भैया भैया मैं। 1 साल की तपस्या है बस। ये सर्कल वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो जिसने मुझे कह सकते हैं एक्सपीरियंस दिया, और ये बहुत गलतियां करते हैं हम लोग। इंस्टीट्यूट तो अपनी बहुत मेहनत कराता है, और सर तो आप समझ लो, मतलब सर को तो पता है कि कहाँ पर बच्चे सेलेक्ट होंगे, कहाँ पर टॉप करेंगे, कहाँ पर आउट होंगे। वो है आपकी लैंग्वेज और आपकी जजमेंट राइटिंग। लैंग्वेज में आपको पता है कितने नंबर है? 100। जजमेंट राइटिंग में आपको पता है 36 to 40। 136 से 140 का नंबर फ्री फोकट का है। उसमें क्या चाहिए आपको? केवल और केवल प्रैक्टिस। यहां तो दिमाग भी नहीं लगाना है। और अगर आप गौर करोगे 160 के अंदर पूरी बैरक थोड़ी ना पूछ रहे हो आपसे। 160 के अंदर आप अगर काउंट करोगे, कुछ तो डिफरेंस वाले हैं, वो काउंट निकालो। कुछ तो डायरेक्ट है, जो हम दोस्त यार रोज पूछते हैं कि मैम आज 164 आप बोलो, 50 सेक्शन आप बोलोगे, तो रोज कर रहे हैं ना डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का स्कोर, प्रॉब्लम डिफरेंस का स्कोर, केस लॉज आप लोग रोज पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, अगर उसके 2 फैक्ट याद रह गए तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, उसका एक स्कोर। और आप देखोगे प्रॉब्लम बेस का। प्रॉब्लम बेस क्या है? कुछ भी नहीं है, जो इलस्ट्रेशन है वही तो है। तो ऐसे मैंने तो अपनी ये 160 को ऐसे डिवाइड किया था कि जितने भी डिफरेंसेस वाले सवाल है उनकी एक अलग फाइल बना रखी थी। जो प्रॉब्लम है उसमें तो रोज, जैसे आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो सिर्फ और सिर्फ मैं इलस्ट्रेशन पढ़ूंगा, डायरेक्ट नहीं पढ़ूंगा, मतलब डायरेक्ट उसके कंटेंट नहीं पढ़ूंगा, इलस्ट्रेशन पढ़ूंगा। इलस्ट्रेशन अच्छा स्कोर लेकर आती है। और डायरेक्ट वाला तो दोस्त यार के अंदर चलता ही रहता है कि आज इतने पोर्शन से इतने पोर्शन आपको सुनाना, इतने पोर्शन से इतने पोर्शन मुझे सुनाना। तो इस डायमेंशन के अंदर आप देख रहे हो तो ये 300 नंबर आपको समझ में आएगा, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी समझ में आएगी, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ समझ में आएगी। क्योंकि आप सिर्फ डायरेक्ट पढ़ के वहां पर 160 में नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, आपको डिफरेंस वाले, प्रॉब्लम वालों को भी साथ में लेकर चलना होगा, केस लॉस को भी साथ में लेकर चलना होगा, तब जाके वो 160 में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ये 136 से 140 फ्री फोकट के नंबर है, लेकिन यहीं पर हम सबसे ज्यादा कम मेहनत करते हैं। ये पता है क्या मांग रही है? 136 से 140 रेगुलर प्रैक्टिस, ना तो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट मांग रही है कि आप इधर दिमाग लगाओ। वही सीपीसी, वही सीआरपीसी, वही आईपीसी, यही है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है जजमेंट राइटिंग के अंदर। मुझे तो लग रहा है कि मैंने ये मेरे जो पूरे 18 से 24 तक की जर्नी है ना, ये 10-15 मिनट में बता दी। इसके बाहर सच में कुछ नहीं है, बाकी तो सर तो है ही है। और मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी सर, आप मुझे याद करना, मैं हाजिर हूँ। डेफिनेटली पूछिए। हाँ, हमको पता नहीं होता कि ये ऐसे बताएगा, और ऐसे के लिए क्या कौन सा आएगा ये नहीं पता होता है। हाँ, अच्छा, पता नहीं पर्टिकुलर ये आएगा, ठीक है। हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए वैसे, अच्छा बुक, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली सर, जो मैंने किया कि किसी भी रैंडम टॉपिक पर आप ऐसे लिख कैसे सकते हो, उस कला को डेवलप करो। और उसके लिए जो कहते हैं ना एकदम किसी को कुछ भी नहीं पता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ये रहता है देख देख के जो अब तक पीवाईक्यू में जितने भी निबंध ऐसे आ रखे उनको देख देख के लिखो। आज चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, वहां से निकाल लो, देख देख के लिखो। उसके अंदर से अपना दिमाग लगना स्टार्ट हो जाएगा 50 ऐसे के बाद। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का, उसको आप हिंदी में ही लिखो। एक बार थॉट बिल्ड होना स्टार्ट होगी, ट्रांसलेशन तो बाद में हो जाएगा। तो मैंने भी यही किया था कि एक बार देख देख के स्टार्ट किया था, एक डेवलप हो गया। और एक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी बुक लगती है निशान जैन सर की, आईएएस है, सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपने अपने ऐसे लिखे। सेकंड नंबर पर आप एक काम करना, उसको पढ़ना। तो जो फिलोसफी, जो यूपीएससी का इस बार ट्रेंड फॉलो किया गया है, आपने देखा होगा 6 के 6 ऐसे इस बार फिलोसॉफिकल आए थे। वैसे आरजीएस में आते नहीं है, एक आध आ जाता है, तो आपको वो वहां से आपकी फाउंडेशन बन जाएगी। तो आप ये 2 स्ट्रेटेजी रखना, एक बार देख देख के 50 ऐसे लिखना है जो राजस्थान के पहले के पेपर्स में आ रखे, और ये बुक इसको पढ़ लो। इसके बाद आप जिस भी इंस्टीट्यूट में, जहां पर भी अपने दोस्तों को दिखाओ, वो वहीं से क्रीम निकलेगी। उसके बाद आप में ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब आप टॉपिक दो, ऐसे मैं लिख दूंगा। ऐसे कुछ भी नहीं, डायमेंशन है, उनको एक जगह पे इकट्ठा करना है, बस यही है। ठीक है। जिन शख्सियत का इन्होंने नाम लिया, निशांत जैन, तो निशांत भैया को मैं 2000, निशांत जैन राजस्थान कैडर, हिंदी मीडियम में रैंक 11 थी उनकी यूपीएससी में।
2013 या 14 में, जी सर। और अभी जेडीए में कमिश्नर लगे हुए हैं। निशान देव को मैं तब से जानता हूँ जब वो पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर की जॉब किया करते थे। निशान जैन जो आईएएस हैं, जब वो पार्लियामेंट में जॉब किया करते थे, मैं तब से उन्हें जानता हूँ। जब उन्होंने एमफिल किया डीयू से, मैं तब भी उन्हें जानता था। तो अभी यहीं लगे हुए, पहले पर्यटन में वो थे, सेक्रेटरी थे। तो कभी अगर अब कभी मिलना हुआ मेरा उनसे, तो मैं उनको डेफिनेटली यहाँ बुलाऊंगा, निशांत सर को भी। इज जेडीए सेक्रेटरी राइट नाउ। और जिनकी ये बात कर रहे हैं, तो उनके जितने भी दोस्त थे, जब वो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, तो अपने सब दोस्तों से हिंदी कैसे मांगे उन्होंने, और उन्होंने एक बुक को कंपाइल किया। उस बुक को आप पढ़िए, खरीद लीजिएगा। उसमें सारे टॉपर्स के हिंदी कैसे कंपाइल्ड है। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे थॉट्स को जनरेट करना स्टार्ट करना चाहिए, जो इन्होंने बताया अभी गजेंद्र ने। ऐसे राइटिंग हमेशा थॉट्स का खेल होता है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा विचारों में मगन रहेंगे। मेंटल रिवीजन करना सीखिए। जो कोई चीज पढ़ लिया आपने, 50 सेक्शंस आज पढ़ लिए, उस 50 सेक्शंस को पढ़ने के बाद सोचिए, ब्रश कर रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जस्ट मगअप इन माइंड। क्योंकि मेंस के टाइम पे आपको मेंटल रिवीजन हेल्प करता है। मेंस के टाइम पे भी आप मेंटली सोचते हो कि क्या आंसर था। जी सर। चलिए, और किसी का सवाल है कुछ? सबसे पहले तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। अब उसके बाद अगर आप एमसीक्यू लगा रहे हो, एक ये अप्रोच रहती है। बट मेरा पर्सनली मानना है, जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं एविडेंस का। एविडेंस को आपने 3 सेगमेंट में बांट दिया, 50-50 के। 50 सेक्शन जैसे हो जाते हैं, उस 50 सेक्शन पे जितने आपको एमसीक्यू मिलते हैं वो करो। क्योंकि वो 50 सेक्शन पढ़ के सुनाना अलग है, उसके अंदर से किस तरीके से एमसीक्यू में सवाल बन सकते हैं वो चीज़ अलग है। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कितने एमसीक्यू करने, अनलिमिटेड। कितने आंसर राइटिंग करनी, अनलिमिटेड। कितनी बार मॉक देना, अनलिमिटेड। जब तक उस पे डाइस पे नहीं आ रहा करते रहना। सपना ये देखा तो फिर अनलिमिटेड है ना। फिर ये कितना 3 टाइम्स 4 टाइम नहीं, अनलिमिटेड। 1 साल तक काउंट ही नहीं करना है कि मैंने ये 10 बार पढ़ा है या 20 बार पढ़ा, अनलिमिटेड। फिर आप खुद समझ पाएंगे कि इसके अंदर सवाल बनता कैसे एमसीक्यू के अंदर। जो वो कहते हैं ना कि इस बार काफी लोग कह रहे थे कि हम तो लास्ट क्वेश्चन तक आ ही नहीं पाए थे प्री के अंदर, 10-10 12-12 सवाल खराब हो गए थे, क्योंकि उन्होंने उस डायरेक्ट को सिर्फ रटा था। उन्होंने समझा नहीं था कि किस तरीके से घुमा के इसमें एमसीक्यू निकाला जा सकता है। तो अगर जो जितना एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेगा, उसको ऑटोमेटिकली उसकी थिंकिंग और उसका जो माइंडसेट है उस तरीके से डेवलप हो जाएगा। यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई गुटी नहीं मिलती है मार्केट के अंदर कि पिला दो, करनी ही पड़ेगी मेहनत। मेहनत करने के तरीके अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन मेहनत तो अल्टीमेटली करनी ही पड़ेगी। जिस केस लिस्ट की आपने बात करी, जो मैंने आपको इंटरव्यू के टाइम पे शेयर की थी, वही केस लिस्ट मैंने इनको प्री के टाइम पे दी थी, और उसमें से 4 केस आए थे इस बार प्री में, 3 उसमें से थे, उसी लिस्ट में से। अब देख लो आप। हमने नहीं देखी ना इतनी दुनिया। सर देखो, पढ़ाने वाले जो पर्सन होते हैं ना, वो उतना ही पढ़ के नहीं आते जितना मतलब आप लोगों के सिलेबस, उससे कहीं ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, कहीं ज्यादा पढ़कर आते हैं, तब जाकर आपको पढ़ा पाते हैं। यहाँ पर वैसे ही दुख होने लग जाती है दिल में, क्योंकि इतने सारी आंखें देख रही होती हैं, तो मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही है। तो यहाँ पर आकर अपना जो भी ज्ञान है डिलीवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और उस चीज को याद रखते हुए डिलीवर करना बड़ा टास्क है। और अब कोविड के बाद तो बाप रे बाप, यहाँ अगर कुछ गलत निकल गया तो गया, बहुत खिंचाई होती है। गलत गया। यहाँ तो चलो करेक्शन हो जाते हैं, अब लाइव में तो लाइव में नहीं। तो वो माइंड ये सारी चीजें समझ रहा होता है और आपको डिलीवर भी कर रहा होता है इजीएस्ट फॉर्म में। तो ये कोई इजी टास्क नहीं है ना जी। मैं जैसे मेरे जो सेक्शन जो कंटेंट पढ़ते हैं, पढ़ के पहले तो ये होता है या तो भूल जाता हूँ वापस, या फिर जब याद भी आ जाता तो उनको लिखने प्रैक्टिस करते तो लिखने में दिक्कत आती है, क्योंकि हाँ याद कर कैसे लिखिए। जैसे सर भी क्लास में 10 टेक्स्ट में बताते हैं उनके साथ कैसे। 3 मुझे चीज अच्छी लगती है इसमें, 3 चीज अच्छी लगती है मेरे को। सबसे पहले जैसे हमें गाने याद हो जाते हैं ना, खुद की आवाज में आप है ना वो देख देख के एक बार रिकॉर्ड कर लो और सुनते रहो। दूसरी चीज, अपने बहुत अच्छे दोस्तों को बोलो कि यार ये मेरे से दिन में तुझसे 3 बार पूछना है। वो दवा नहीं होता कि खाने से पहले, खाने के बाद। सपना यही देखा, यही अगर फुल टाइम कर रहे हो तो बार बार करो ना, क्या दिक्कत है। सुबह भी अपने दोस्तों को सुनाओ, शाम को भी सुनाओ, अपना भी याद होगा। जो रटने वाली चीज है वो तो रटनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में आ जाएगा। लॉ के अंदर सारी चीजों का एक मेल है। कहते हैं ना कि रटने से लॉ हो जाती है, नहीं, पूरी नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, सच्चाई है। नंबर तो रटने ही पड़ेंगे, इसके बाद क्या आ रहा है। उनके कंटेंट में आप ऐसे से एलिमेंट रट सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी ना रट पाओगे, वो तो समझना ही पड़ेगा। तो जो चीज़ें रटने वाली है वो रटनी है, बार बार रटनी है।
समझने वाली वो तो एक बार समझ के उसको एग्जीक्यूट करना सीखना है कि एग्जाम के अंदर मैं किस तरीके से इसको लिखूंगा, और उसमें काम आएगा आपका या तो ओरल या राइटिंग। तो ओरल और राइटिंग आपको करनी पड़ेगी। मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, दोस्तों के थ्रू या सेल्फ रिकॉर्ड करना, लेकिन करना तो यही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई निंजा टेक्निक नहीं है कि ये कर लो और हो गया। हाँ, अगर डोरेमोन होता तो बात अलग थी किसी और। फिर वो अब निकालते हैं ये वाला गैजेट, ऐसा यहाँ पर अपना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कांस्टेंट हार्डवर्क चाहिए, बिना रुके बिना थके, मेहनत करते रहो, बनोगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टार्टिंग कैसे हो। जैसे आज मैं अगर एकदम फ्रेशर हूँ तो जितना, अगर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो इंस्टीट्यूट में जो पढ़ा रहे हैं, जैसे आज जितना भी पढ़ा है वो घर पे जाके रिवाइज करना है। कल पता चल जाता है कि सर कौन सा पोर्शन कितना पोर्शन करेंगे, वो ऑलरेडी सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह पढ़कर आना है, ताकि आप कनेक्ट कर पाओगे कि अभी चल क्या रहा है। जब एक बार ये सब सारी चीज़ें हो जाती है तब आप बांट सकते हो कि ये माइनर बांट रही हो, मेजर बांट रहे हैं, क्वाजाई माइनर या क्वाजाई मेजर बांट रहे हैं, या लैंग्वेज बांट रहे हैं। वो बांटने वाला काम बाद में होता है। पहले एक बार जो चीज़ चल रही है वहाँ पर स्टिक रहो, क्योंकि लंबी चल रही है ना, साल भर की। जल्दबाजी करोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। 6 महीने अगर किसी इंस्टीट्यूट को विश्वास करके दे दिया तो जैसा वो बता रहे करना चाहिए। आज अगर सर का क्या है, आपको पता है एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 1 घंटे के अंदर जितने भी आपके सिविल और क्रिमिनल माइनर आप निकाल सकते हो, एक एक लाइन। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आएगा एक टाइम, और ज़्यादा नहीं 7 से 8 महीना अगर पढ़ लोगे तो आ जाएगा। मेजर और जितना 18 कानून है ना, वो आपको पूरे 24 घंटे के अंदर 3 टाइम्स रिविजन हो सकता है। प्री के मेन और मेंस में आप देखोगे ये सारी चीज़ें। लेकिन ये पता कब, जब आपने टुकड़ों के अंदर पोर्शन बांटे हुए थे, थ्रू आउट आपने वो पूरी 6 से 7 महीने की तपस्या करी, रिवीजन करा, तब ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। एक साथ 7-8 लॉज लेकर या लैंग्वेज लेकर आप करोगे तो दिक्कत होगी। सिंपल सा फंडा है, जो चीज़ पढ़ाने वाले हैं उसको एक न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग करके आओ। जो चीज़ पढ़ा चुके हैं वो जब तक याद ना हो जाए पीछा मत छोड़ो उसका, चाहे वो नंबर हो चाहे कॉन्सेप्ट हो। बस यही है, और कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है। थैंक यू।